नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म के दूसरे खंड पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले के खंड के अंतर्गत हमने ग्रीन आइडियोलॉजी का अर्थ, ग्रीन आइडियोलॉजी की उत्पत्ति और विकास और ग्रीन आइडियोलॉजी की केंद्रीय अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम ग्रीन आइडियोलॉजी के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीन आइडियोलॉजी के प्रकार। ग्रीन आइडियोलॉजी को मोटे रूप में 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन आइडियोलॉजी एक तरह से क्रॉस कटिंग आइडियोलॉजी है। क्रॉस कटिंग आइडियोलॉजी का यह मतलब होता है कि विभिन्न विचारधाराओं का इसके अंतर्गत मिलन देखने को मिलता है। एंड्रयू हेवुड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत ग्रीन आइडियोलॉजी के प्रकारों को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया है। मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, आधुनिकतावादी पारिस्थितिकी, दूसरा सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी, और तीसरा डीप इकोलॉजी यानी गहरी पारिस्थितिकी। सोशल इकोलॉजी को भी 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है: इको सोशलिज्म, इको एनार्किज्म और इको फेमिनिज्म। इन सभी विचारधाराओं को नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, आधुनिकतावादी पारिस्थितिकी। ग्रीन आइडियोलॉजी के इस प्रकार के ऊपर 2 विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है: उदारवादी विचारधारा और रूढ़िवादी विचारधारा। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो ग्रीन आइडियोलॉजी का प्रकार मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजी है, आधुनिकतावादी पारिस्थितिकी है, इसके ऊपर 2 विचारधाराओं का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। यानी मॉडर्निस्ट इकोलॉजी 2 विचारधाराओं से मोटे रूप से प्रभावित है, एक उदारवाद और दूसरा रूढ़िवाद। जो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी है ये अपने आप में सुधारवादी पारिस्थितिकी है। यानी मॉडर्निस्ट इकोलॉजी को हम रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। यह शैलो इकोलॉजी और ह्यूमनिस्ट इकोलॉजी यानी सतही पारिस्थितिकी या मानवतावादी पारिस्थितिकी का ही एक भाग है। मॉडर्निस्ट इकोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्निस्ट इकोलॉजी कहती है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर रहते हुए ही हम पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत है, इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है, उनको लागू करके पर्यावरण संतुलन और आधुनिक पूंजीवाद के मध्य तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यानी आधुनिक जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंदर रहते हुए हम पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत है उनको लागू करके आधुनिक पूंजीवाद और जो पर्यावरणीय संतुलन है इनके मध्य संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यानी मॉडर्निस्ट इकोलॉजी पूंजीवादी व्यवस्था का खंडन नहीं करता है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर रहते हुए या जो विद्यमान व्यवस्थाएं हैं उसके भीतर रहते हुए कुछ सुधार करने की यह बात करती है। तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का जो केंद्रीय लक्ष्य है वो क्या है? आधुनिक पूंजीवाद और इकोलॉजी के मध्य तालमेल स्थापित करना, इन दोनों के मध्य उचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये अपने आप में सुधारवादी परिस्थिति है, यानी यह सुधार के ऊपर बल देती है। यह समाज के अंदर किसी आमूलचूल परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन की बात नहीं करती। तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी एक तरह से सुधारवादी है, जो कि परिस्थिति के सिद्धांतों और पर्यावरणीय जो आवाज की क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन यह पूंजीवादी आधुनिकता की जो केंद्रीय विशेषताएं हैं उसको अस्वीकार नहीं करता है। यानी मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, यह जो ग्रीन आइडियोलॉजी का प्रकार है, यह मॉडर्निस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्वीकार करते हुए इसके भीतर रहते हुए इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसको लागू करने का प्रयास करता है। पूंजीवादी आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? पूंजीवादी आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं हैं व्यक्तिगत आत्म तलाश, भौतिकवाद और आर्थिक विकास की ओर बढ़ने का प्रयास करना। यानी जो ये पूंजीवादी आधुनिकता है ये किस पर केंद्रित है? सारांश रूप में अगर हम कहें तो यह एनलाइटनमेंट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पर केंद्रित है, यानी प्रबुद्ध मानव केंद्रवाद की अवधारणा पर केंद्रित है। प्रबुद्ध मानव केंद्रवाद की अवधारणा क्या कहती है? प्रबुद्ध मानव केंद्रवाद की जो अवधारणा है इसके सेंटर के अंतर्गत कौन है? इसके सेंटर के अंतर्गत मनुष्य है।
तो ये जो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यह भी यही कहता है कि अगर मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को लागू करना होगा। पर्यावरण के अंतर्गत जो संतुलन की स्थिति है उसको बनाए रखना होगा। अगर इकोलॉजी के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या उसका परिणाम होगा? उसका ये परिणाम होगा कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो संकट के अंतर्गत पड़ सकता है। दूसरा, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहता है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो ग्रोथ है, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, उस इकोनॉमिक ग्रोथ की एक हद तक लिमिटेशन है, यानी ग्रोथ की कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं की दायरे के अंतर्गत रहते हुए हमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो विकास किस तरीके का हो? विकास अपने आप में सस्टेनेबल हो, सतत विकास की बात करता है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी। यानी हमें ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए, समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रोथ किस प्रकार से हो? धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए और इस प्रकार की ग्रोथ हो ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल हो, इको फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल स्थापित करते हुए हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक पूंजीवाद और इकोलॉजी के मध्य तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी ये इकोलॉजी के कॉन्सेप्टों को तो स्वीकार करता है, लेकिन ये आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उनका तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है। तीसरी बात ये कि मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजिस्ट है, ये पर्यावरण के अंतर्गत जो संतुलन स्थापित करने की जब बात करते हैं तो यह व्यवस्था के अंतर्गत कुछ रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं, कुछ सुधार करने की बात करते हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर नहीं होते, सामाजिक क्रांति जैसे विषयों की ओर यह नहीं जाता। यह कहता है कि व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुधार करके हम पर्यावरण संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। और उस कड़ी के अंतर्गत जो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी है वो किसका समर्थन करती है? यह ग्रीन कैपिटलिज्म के विचार का समर्थन करती है। ग्रीन कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? ग्रीन कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करता है, पूंजीवाद को स्वीकार करता है, लेकिन पूंजीवाद किस तरीके का हो? पूंजीवाद है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरणीय मित्रता पर आधारित होना चाहिए। यानी हम जब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों का जब उत्पादन के लिए उनका उपयोग करें, तब उनका उपयोग किस तरीके का होना चाहिए? उनका उपयोग सस्टेनेबल होना चाहिए, संपोषणीय उपयोग उनका होना चाहिए। तो जो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी है यह कहती है कि हमें पूंजीवाद की व्यवस्था है उसको हम जब संचालित करें तब यह पूंजीवादी व्यवस्था किस तरीके से संचालित होनी चाहिए? यह इको फ्रेंडली रूप से या सस्टेनेबल रूप से संचालित होना चाहिए। तो जो ये कुल मिलाकर के मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में इकोलॉजी के प्रिंसिपल को स्वीकार करता है, पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करता है, लेकिन पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को किस संदर्भ में लागू करता है? यह मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लागू करता है। यानी पर्यावरणीय संतुलन क्या आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन आवश्यक है। बाकी इन्होंने ग्रीन कैपिटलिज्म का भी समर्थन किया और यह भी कहा इन्होंने कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो संप्रभु होते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। जब उपभोक्ता जागरूक होगा, उपभोक्ता पर्यावरणीय जो मित्रता पर आधारित है, जो संपोषणीय संसाधन हैं, उनका जब इस्तेमाल करेंगे और ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हो, तो अगर इस तरह की जागरूकता उपभोक्ताओं के अंदर पैदा होगी तो पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन स्थापित किया जा सकेगा और पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकी जो सिद्धांत है उनके माध्यम से पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन स्थापित करके हम मनुष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं और पर्यावरणीय संतुलन और पर्यावरणीय संरक्षण को भी संतुलित कर सकते हैं। तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है यह किस पर बल देता है? यह व्यवस्था के अंतर्गत सुधार पर बल देता है, यह क्रांतिकारी साधनों जैसे साधनों पर बल नहीं देता है। दूसरा, सोशल इकोलॉजी यानी ग्रीन आइडियोलॉजी का जो दूसरा प्रकार है वो है सामाजिक पारिस्थितिकी। सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया? मरे बुकेसिन द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह एक अराजकतावादी विद्वान है। ये सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहता है
कि जो इकोलॉजी के प्रिंसिपल है उनको सामाजिक संगठनों पर लागू किया जा सकता है। सोशल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है यह इस तरह की ग्रीन आइडियोलॉजी है जो कि विचारों की एक श्रृंखला है और इसके अंतर्गत प्रत्येक विचारधारा ये मानती है कि जो पर्यावरण के अंतर्गत गिरावट आई है, यह गिरावट कहाँ मौजूद है, यह गिरावट है वो सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत ही मौजूद है। यानी जो विद्यमान सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही पर्यावरणीय असंतुलन की जो प्रकृति है, जो दर्शन है उसका, वो अपने आप में कहाँ निहित है, वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही निहित है। यानी मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ही पर्यावरण का ह्रास हुआ है, पर्यावरण का पतन हुआ है, पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें पर्यावरणीय गिरावट को रोकना है, पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन स्थापित करना है, तो हमें मौजूदा जो सामाजिक व्यवस्था है उसको चुनौती देनी होगी। इस मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे। जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है उसकी जगह एक नया सोशल सिस्टम स्थापित करना होगा ताकि पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन लाया जा सके। और सोशल इकोलॉजी है यह भी अपने आप में 3 विचारधाराओं से मिलकर के बनी है। यानी सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत 3 तरह की विचारधाराएं शामिल है: इको सोशलिज्म, इको एनार्किज्म और इको फेमिनिज्म। इको सोशलिज्म यानी पारिस्थितिकी समाजवाद। पारिस्थितिकी समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, यह जो ग्रीन विचारधारा है, यह किसके साथ में जुड़ी हुई है? यह समाजवादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है। पारिस्थितिकी समाजवाद का यह मानना है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो गिरावट आई है, पर्यावरणीय असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका जो मूल कारण है वो कहाँ अंतर्निहित है? वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत निहित है। यानी इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो पतन की स्थिति देखने को मिलती है उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत है। दूसरा, इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है यह पर्यावरण की दुश्मन है और समाजवादी जो व्यवस्था है यह स्वाभाविक रूप से पर्यावरण का मित्र है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ करके उसकी जगह समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। तो इको सोशलिज्म के जो समर्थक विद्वान है उनका यह मानना है कि जो इकोलॉजिस्ट है, जो पर्यावरणीय संतुलन के समर्थक है, जो पर्यावरणीय संरक्षण के समर्थक है, जो ग्रीन आइडियोलॉजिस्ट है, उनको अलग अलग ग्रीन पार्टियों का गठन नहीं करना चाहिए, अलग अलग ऐसे प्रेशर ग्रुपों का निर्माण नहीं करना चाहिए जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से काम करे। बल्कि इनका यह मानना है कि एक समाजवादी व्यवस्था के लिए, समाजवादी आंदोलन के अंतर्गत समाहित होते हुए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। जब हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर देंगे, जब पूंजीवादी व्यवस्था को सामाजिक क्रांति के माध्यम से उखाड़ करके उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तो समाजवादी जो व्यवस्था है यह प्रकृति के ज्यादा नजदीक होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। सभी व्यक्ति इमेंसिपेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी किसी के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा, तो वो प्रकृति के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। तो अपने आप ही पर्यावरण संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पर्यावरण संरक्षण की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इको सोशलिज्म की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है? वो है कि कमोडिफिकेशन का अंत करना। कमोडिफिकेशन का मतलब क्या है? कमोडिफिकेशन का मतलब है कि वस्तुओं की खरीद फरोख्त करना, वस्तुओं का विनिमय करना। इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वस्तुओं का जो विनिमय है, वस्तुओं की जो खरीद फरोख्त है, यह प्रकृति के संसाधन है, जो प्रकृति है उसकी भी खरीद फरोख्त की ओर ले जाती है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कमोडिफिकेशन पर आधारित है, वस्तुओं की खरीद फरोख्त के ऊपर आधारित है। और जब वस्तुओं की खरीद फरोख्त की बात आती है तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को, पर्यावरण को, प्रकृति को, इसको भी
एक वस्तु के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है और उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए इन संसाधनों का प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है प्रकृति के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होना। तो इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि वस्तुओं की जो ये विनिमय की प्रणाली है इसका अंत होना चाहिए। दूसरा, निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए। संपत्ति है वो सामूहिक होनी चाहिए। इसके ऊपर नियंत्रण किसका हो? संपूर्ण समाज का संपत्ति के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उपयोग के लिए उत्पादन हो, यानी उत्पादन किसके लिए हो? उत्पादन प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट के लिए उत्पादन होगा तो किसको बढ़ावा देगा? ये अंधाधुंध आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका रिजल्ट होगा पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, पर्यावरण के अंतर्गत गिरावट की स्थिति है वो उत्पन्न होगी। तो जो इको सोशलिज्म है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो पर्यावरणीय गिरावट की मूल जड़ें हैं वो कहां पर निहित है? वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत निहित है। तो इको सोशलिज्म का जो केंद्रीय लक्ष्य है वो क्या है? वो लक्ष्य है कि एक सामाजिक क्रांति हो। सामाजिक क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद के स्थान पर किसकी स्थापना की जाए? समाजवाद की स्थापना की जाए। और समाजवाद की जब स्थापना हो जाएगी तो पर्यावरण के अंतर्गत अपने आप संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत जो सर्वर वर्ग है उसके ऊपर पूंजीपति वर्ग है वो नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके साथ में ही वो प्रकृति के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। सोशलिज्म के अंतर्गत इस तरह से प्रभुत्व स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार का कोई स्टेट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो इमेंसिपेशन के ऊपर आधारित होगी और प्रकृति का संरक्षण भी उसके अंतर्गत अपने आप में समाहित होगा। तो इको सोशलिज्म है वो पूंजीवाद की जगह समाजवाद के अंतर्गत पर्यावरणीय जो असंतुलन की समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। इको सोशलिज्म का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इको एनार्किज्म, पारिस्थितिकी अराजकतावाद। पारिस्थितिकी अराजकतावाद यह एक तरह की ग्रीन विचारधारा है और ये किसके साथ में जुड़ी हुई है? यह अराजकतावादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है। अराजकतावादी विचारधारा क्या कहती है? अराजकतावादी विचारधारा है वह ये बात करती है कि समाज कैसा होना चाहिए? समाज स्टेटलेस होना चाहिए, राज्यविहीन समाज के अंतर्गत यह विश्वास रखता है, जिसमें मनुष्य के बीच में आपसी सम्मान होगा, सामाजिक एकजुटता होगी और मनुष्यों के बीच में सामंजस्य विकसित होगा। यानी ये ऐसे समाज की समृद्धि और इसकी डाइवर्सिटी और वैरायटी के ऊपर विश्वास करता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोल नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं हो, यानी बाहरी सत्ता का ये खंडन करता है, बाहरी सत्ता का ये विरोध करता है। तो अगर हम एनार्किज्म को ग्रीन आइडियोलॉजी के संदर्भ में लागू करें तो इको एनार्किज्म क्या कहता है? इको एनार्किज्म ये कहता है कि जिस तरीके से अराजकतावाद किसका समर्थन करता है? अराजकतावाद किसी भी बाहरी जो सत्ता है, जो बाहरी नियंत्रण है उसका खंडन करता है, और ग्रीन आइडियोलॉजी भी किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण का खंडन करती है प्रकृति के ऊपर, यानी प्रकृति के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो एनार्किज्म और ग्रीन जो आइडियोलॉजी है इन दोनों के बीच में यह समानता है कि दोनों किसी भी प्रकार के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते, किसी भी प्रकार के बाहरी जो सत्ता है उसको यह स्वीकार नहीं करती। तो ग्रीन विचारधारा संतुलन या सामंजस्य प्रकृति के भीतर पारिस्थितिकी के रूप में स्वतः विकसित होता है। यानी ग्रीन विचारधारा का भी क्या मानना है? ग्रीन विचारधारा का भी मानना है कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो बैलेंस स्थापित होता है, जो तालमेल स्थापित होता है, वो अपने आप तालमेल स्थापित होता है, इस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इको एनार्किज्म की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है? इको एनार्किज्म केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। यह कहता है कि मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए? सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, किसी का किसी पर कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। अपना मैनेजमेंट कौन करे? अपना मैनेजमेंट मनुष्य खुद करे।
यह उपभोक्तावाद की भी आलोचना करता है, क्योंकि उपभोक्तावाद के अंतर्गत मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत इच्छाएं होती है और इन अनंत इच्छाओं के अंतर्गत मनुष्य अंधाधुंध विकास की ओर बढ़ता है, जो कि पर्यावरणीय असंतुलन की ओर ले जाता है। इसका केंद्रीय लक्ष्य क्या है इको एनार्किज्म का? इसका केंद्रीय लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो नहीं होनी चाहिए, यानी यह राजनीतिक जो सत्ता की संरचनाएं हैं उसको समाप्त करने की बात करता है। तो इको एनार्किज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इको एनार्किज्म की जो अवधारणा है, वह पर्यावरणीय असंतुलन की जो समस्या है उसका समाधान कहाँ ढूंढता है? इसका समाधान ये ढूंढता है राज्यविहीन समाज के अंतर्गत। किसी भी बाहरी सत्ता को यह स्वीकार नहीं करता। और इको एनार्किज्म का जो सबसे प्रमुख समर्थक विद्वान है वो कौन है? वो है मरे बुकचिन। इसी ने ही सोशल इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। सोशल इकोलॉजी का जो तीसरा प्रकार है वो प्रकार कौन सा है? वह है इको फेमिनिज्म, पारिस्थितिकी नारीवाद। यह जो अवधारणा है, यह जो ग्रीन विचारधारा है, यह नारीवादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है। इस विचारधारा का क्या मानना है? इस विचारधारा का मानना है कि जितना भी इकोलॉजी के अंतर्गत विनाश हुआ है, जितना भी पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उसकी जो मूल जड़ है वो कहाँ है? तो यह कहता है कि उसकी मूल जड़ है पैट्रियार्की के अंतर्गत, पितृसत्ता के अंतर्गत। पितृसत्ता का क्या मतलब होता है? पितृसत्ता का मतलब होता है पुरुषवादी मूल्य, यानी पुरुषों का प्रभुत्व, पुरुषों की संस्कृति। पुरुषों की संस्कृति किस तरह की है? तो जो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है वो यह कहती है कि पुरुषों की जो प्रकृति है वो यह है कि पुरुष दूसरे को पराधीन बनाने की कोशिश करते हैं, पुरुष महिलाओं को पराधीन बनाने की कोशिश करते हैं, पुरुष महिलाओं के ऊपर अपना डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ये जो पुरुषों की प्रकृति है, ये जो पुरुषों की कल्चर है, यह कैसी कल्चर है? यह पैट्रियार्कियल कल्चर है, पितृसत्तात्मक संस्कृति है। और इसको अगर हम पर्यावरण के संदर्भ में लागू करें तो प्रकृति के ऊपर भी ये जो जो पुरुषों की जो स्वभाव है, ये प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर ले जाता है। तो इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रकृति को खतरा किससे? प्रकृति को खतरा मानव जाति से नहीं है, क्योंकि मानव जाति के अंतर्गत तो पुरुष और महिलाएं सभी को शामिल किया जाता है। तो यह कहता है कि प्रकृति को खतरा किससे है? मानव जाति से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा किससे है? पुरुषों और पुरुष सत्ता की जो संस्थाएं हैं उनसे प्रकृति को खतरा है। तो जो इको फेमिनिज्म है यह कहता है कि जो लेबर का यौन विभाजन है, जो जेंडर के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया है, लेबर का जो विभाजन किया गया है, उसके अंतर्गत पुरुष महिलाओं को और प्रकृति दोनों को अधीनस्थ करने के लिए प्रेरित करता है, जो खुद को इन दोनों के स्वामी के रूप में देखता है। यानी इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि समाज के अंतर्गत जो लेबर का विभाजन किया गया है, लेबर का जो डिवीजन किया गया है, वो किसके आधार पर किया गया है? वो पैट्रियार्की के आधार पर किया गया है। और इसमें क्या होता है? इसमें पुरुष है वो महिलाओं को भी अपना अधीनस्थ बनाने की कोशिश करता है, और इसी कड़ी के अंतर्गत पुरुषों का ये जो स्वभाव है, यह प्रकृति को भी अधीनस्थ बनाने की ओर पुरुष को प्रेरित करता है। और पुरुष क्या समझते हैं? पुरुष ये समझते हैं कि वो महिलाओं के भी मालिक है और वो प्रकृति के भी मालिक है। यानी पुरुष प्रकृति और महिलाओं इन दोनों का ही अपने आप को मालिक के रूप में समझता है। तो इको फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये इन बातों को चुनौती देता है। ये कहता है कि हमें पैट्रियार्की की जो संस्था है उसको उखाड़ करके फेंकना होगा। पैट्रियार्की की जगह हमें मैट्रियार्की की स्थापना करनी होगी, यानी पितृसत्ता को उखाड़ फेंक करके उसकी जगह अगर मातृसत्ता की स्थापना की जाए तो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। इको फेमिनिज्म की मुख्य विषय वस्तु क्या है? इको फेमिनिज्म की मुख्य विषय वस्तु है यह कहता है कि महिलाओं और पुरुषों के मध्य अनिवार्य तौर पर अंतर है, क्योंकि महिलाओं का जो स्वभाव है वो किस तरीके का होता है? महिलाएं दूसरे के प्रति प्रेम करती है, किसी को भी प्रभुत्व, किसी के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करती। महिलाओं के अंतर्गत दूसरों का पालन पोषण करने की प्रवृत्ति रहती है।
जबकि पुरुषों के अंतर्गत किस तरह की प्रवृत्ति रहती है? पुरुषों के अंतर्गत दूसरे के ऊपर डोमिनेशन स्थापित करने की प्रवृत्ति रहती है। पुरुष हमेशा दूसरों को अधीनस्थ बनाने का प्रयास करते हैं, ये महिलाओं को हमेशा अधीनस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पुरुषों की संस्कृति है ये किस तरफ ले जाती है? ये प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर ले जाती है। और पुरुष महिलाओं को भी ये अपना अधीनस्थ समझता है और प्रकृति को भी अपना अधीनस्थ समझता है और मालिक की तरह वह व्यवहार करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। किसके माध्यम से? पैट्रियार्कल कल्चर के माध्यम से। तो इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि महिलाओं का जुड़ाव है वो प्रकृति के साथ में ज्यादा है, जबकि पुरुषों का जो जुड़ाव है वो प्रकृति की बजाय किसके प्रति है? वह संस्कृति के प्रति है। और संस्कृति भी किस तरह की? पितृसत्तात्मक संस्कृति, पैट्रियार्कल कल्चर। यही पैट्रियार्कल कल्चर है, यह किसको नुकसान पहुंचाती है? ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरणीय असंतुलन की ओर ले जाती है। तो इको फेमिनिज्म का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है? इसका जो केंद्रीय लक्ष्य है वो क्या है? वो है पितृसत्ता की समाप्ति करना, पितृसत्ता को उखाड़ फेंकना और उसकी जगह मातृसत्ता की स्थापना करना। इको फेमिनिज्म के जो समर्थक विद्वान है उनमें जो प्रमुख नाम है वो है मैरी डेली और वंदना शिवा। वंदना शिवा ये भारत की ही एक इको फेमिनिस्ट है। अब हम ग्रीन आइडियोलॉजी के तीसरे प्रकार डीप इकोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। डीप इकोलॉजी शब्दावली का सबसे पहले इस्तेमाल 1973 के अंतर्गत अर्नेनास के द्वारा किया गया। यानी डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया? अर्नेनास ने किया। कब किया? 1973 के अंतर्गत किया। ये जो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है यह इकोसेंट्रिज्म, इकोसॉफी और इको फिलोसॉफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। डीप इकोलॉजी को मजबूत पारिस्थितिकीवाद और इकोलॉजिज्म यानी पारिस्थितिकीवाद के रूप में भी इसको देखा जाता है। यानी डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? अर्नेनास ने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया। शैलो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग विचारधारा को, पर्यावरणवाद की जो विचारधारा है उससे अलग विचारधारा के रूप में, इकोलॉजिज्म के रूप में डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल अर्नेनास के द्वारा किया गया। अब हमें सेलो इकोलॉजी के बारे में भी समझना होगा। इससे पहले के व्याख्यान के अंतर्गत हमने सेलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा भी की थी। सेलो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन स्थापित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य के जो उद्देश्य है, मनुष्य के जो हित है उनको बनाए रखने के लिए पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं शैलो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, यानी मानव जाति वो केंद्रित है, वो मानव जाति के ऊपर ज्यादा बल देता है, मानव जाति के ऊपर बल देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मानव के उद्देश्य, मानव के हित है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पारिस्थितिक जो प्रकृति है उसके अंतर्गत संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना होगा। लेकिन डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इकोलॉजी और मानव विज्ञान यानी इकोलॉजी और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ये दोनों ही अपने आप में बेमेल है। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप नहीं है, दोनों ही अपने आप में असंगत है, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो हमें किस पर बल देना चाहिए? हमें इकोलॉजी पर बल देना चाहिए, मानव विज्ञान के ऊपर बल नहीं देना चाहिए। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य के जो हित है, मनुष्य के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रकृति के अंतर्गत पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। तो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? प्रकृति को बनाए रखने में मदद करना मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करना मानव जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है यह कहता है कि मानव प्रजाति है वो किसी भी तरह से अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ नहीं है। यानी इसका ये मानना है कि अगर ये कहा जाए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो क्या कहता है? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो ये कहता है कि मनुष्य जो जाति है वो अपने आप में
श्रेष्ठ है। लेकिन डीप इकोलॉजी क्या कहती है? डीप इकोलॉजी ये कहती है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य का जो नैतिक मूल्य उतना ही है जितना बाकी प्रजातियों का नैतिक मूल्य है, जितना प्रकृति का नैतिक मूल्य है। तो मानव प्रजाति किसी भी रूप में अन्य प्रजातियों से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जितना बाकी प्रजातियों का महत्व है उतना ही मानव प्रजाति का भी महत्व है। तो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये जो मानव केंद्रित जो अवधारणा है, जो मानव केंद्रित क्लासिकल आइडियोलॉजी है, उनका खंडन करता है और यह कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य है प्रकृति को बनाए रखने में मदद करने वाला होना चाहिए। डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट प्रकृति को नैतिकता के स्रोत के रूप में देखता है, यानी प्रकृति है वो नैतिकता का स्रोत है। बाकी कोई आइडियोलॉजी है वो नैतिकता के स्रोत के रूप में नहीं है, बाकी कोई व्यवस्थाएं है वो नैतिकता के स्रोत के रूप में नहीं है, बल्कि नैतिकता के स्रोत के रूप में कौन है? नैतिकता के स्रोत के रूप में प्रकृति को देखता है। दूसरा, डीप इकोलॉजी क्रांतिकारी समग्रता की बात करता है। क्रांतिकारी समग्रता का मतलब क्या हुआ? क्रांतिकारी समग्रता का मतलब यह हुआ कि हमें प्रकृति को समग्र रूप में समझना चाहिए, प्रकृति को हमें जैविक रूप में समझना चाहिए। अलग अलग भागों का अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि प्रकृति का संपूर्ण रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। प्रकृति के अंतर्गत मानव जाति, अन्य जो प्रजातियां वह और इसके साथ साथ जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो अपने आप में प्रकृति के अंतर्गत समाहित होती है। तीसरी बात डीप इकोलॉजी ये कहता है कि प्रकृति को हमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए, प्रकृति को यानी साधन के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो मूल्य है वो कहाँ निहित है? वो मूल्य प्रकृति के अंतर्गत ही निहित है। प्रकृति को हमें साधन के रूप में न समझ करके प्रकृति को हमें अंतर्निहित मूल्यों के रूप में समझना चाहिए। तो डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है यह किन किन विषयों को अपने आप में समाहित करता है? यह बायोसेंट्रिक इक्वलिटी को अपने आप में समाहित करता है। जीव वैज्ञानिक समानता की जो अवधारणा है उस पर यह बल देता है। जीव वैज्ञानिक समानता की अवधारणा क्या कहती है? जीव वैज्ञानिक समानता की अवधारणा यह कहती है कि प्रकृति के अंतर्गत जितने भी जीव है, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनका जो नैतिक मूल्य है वो सभी का नैतिक मूल्य बराबर बराबर है। कोई भी प्रजाति अपने आप में श्रेष्ठ प्रजाति के रूप में नहीं है। तो ये प्रजातिवाद का खंडन करता है। यह कहता है कि सभी प्रजातियां अपने आप में एक समान है, सभी प्रजातियां आपसी समतुल्य है। तो यह बायोसेंट्रिक इक्वलिटी का समर्थन करता है, यह डाइवर्सिटी का समर्थन करता है, वैरायटी का समर्थन करता है, यह डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण जैसे मूल्यों का समर्थन करता है। यह कहता है कि हमें मनुष्य की चेतना पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें कैसी चेतना पर बल देना चाहिए? हमें पारिस्थितिकी की जो चेतना है उस पर बल देना चाहिए, जो कॉस्मोलॉजिकल चेतना है उस पर बल देना चाहिए। यानी किस प्रकार की चेतना? मनुष्य की चेतना नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य की चेतना की अगर हम बात करेंगे तो वो किस पर जोर देगा? वो मानव की जो आवश्यकता है, मानव के जो हित है उस पर वो बल देगा। जबकि हम पारिस्थितिकी चेतना की बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं? तब हम पर्यावरणीय संतुलन की बात करते हैं। हम प्रमुखता से किसको लेते हैं? हम प्रमुखता से प्रकृति को लेते हैं, पर्यावरणीय संतुलन को प्रमुखता से लेते हैं। तो डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है यह कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य ही क्या होना चाहिए? मानव जीवन का उद्देश्य ही प्रकृति के अंतर्गत संतुलन बनाए रखने में मदद करने वाला होना चाहिए। अपने आप को श्रेष्ठ रूप में साबित करने का मनुष्य का उद्देश्य है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है यह पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद को अलग अलग करने का प्रयास करता है। अब हम पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद इन दोनों के मध्य भी टेक्निकल जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। पर्यावरणवाद की जो अवधारणा है वो तो अपने आप में सुधारवादी अवधारणा है। यानी पर्यावरणवाद किसकी बात करता है? पर्यावरणवाद सुधार की बात करता है। मौजूदा जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसके अंतर्गत सुधार के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। और जो पर्यावरणवाद की अवधारणा है वो थोड़ी सी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पर आधारित है, मानव विज्ञान पर आधारित है, जो मनुष्यों के जो हित है, मनुष्यों के जो उद्देश्य है उसको वरीयता देती है। दूसरी तरफ जो इकोलॉजिज्म है, पारिस्थितिकीवाद की जो अवधारणा है
वो मनुष्य के अस्तित्व की बजाय प्रकृति के संतुलन पर ज्यादा जोर देती है, प्रकृति के संरक्षण पर ज्यादा जोर देती है। यानी इनका उद्देश्य क्या है, डीप इकोलॉजी का या पारिस्थितिकीवाद का इनका उद्देश्य है प्राथमिक रूप से प्रकृति का संतुलन है वो बनाए रखना, प्रकृति का संरक्षण है वो बनाए रखना। प्रकृति का अगर संरक्षण बनाए रखेंगे तो सभी जीवों की जो हित है वो अपने आप में पूर्ति हो जाएगी। तो डीप इकोलॉजी वरीयता किसको देता है, वरीयता ये प्रकृति के संरक्षण को देता है, प्राकृतिक संतुलन की स्थिति को डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो वरीयता देता है। अब डीप इकोलॉजी का जो केंद्रीय लक्ष्य है वह लक्ष्य क्या है, डीप इकोलॉजी का जो केंद्रीय लक्ष्य है वह है कि हमें पैराडाइम को बदलने की आवश्यकता है। हम जिस तरीके से हमने पैराडाइमों का निर्माण किया है, हाइपोथेसिस का जो निर्माण किया गया है उसको बदलने की आवश्यकता है। किस तरह के पैराडाइम को बदलने की ये बात करता है, यह कहता है कि जितने भी मशीनीकृत या अणुवादी वैश्विक दृष्टिकोण है उनको बदलने की आवश्यकता है। मशीनीकृत या अणुवादी जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, वो किसी भी वस्तु को एक मशीन के रूप में समझने का प्रयास करता है। और ग्रीन आइडियोलॉजी के संदर्भ में भी यह जो दृष्टिकोण है मशीनीकृत या अणुवादी वैश्विक दृष्टिकोण, यह प्रकृति को भी एक मशीन के रूप में समझने का प्रयास करता है। यानी प्रकृति के अंतर्गत भी जिस तरीके से मशीन के अंतर्गत सुधार किया जा सकता है उसी तरीके से प्रकृति के अंतर्गत भी सुधार किया जा सकता है, उसकी मरम्मत की जा सकती है। तो यह इसको चुनौती देता है। डीप इकोलॉजी इस तरह का जो मशीनीकृत या अणुवादी वैश्विक दृष्टिकोण है उसको चुनौती देता है और यह कहता है कि इसकी जगह हमें नए आयामों की ओर अग्रसर होना होगा, नए तरह की पैराडाइम में वो स्थापित करने होंगे। जैसे अगर हम जेम्स लवलॉक का उदाहरण ले तो जेम्स लवलॉक ने गाया हाइपोथेसिस की अवधारणा दी। उसने गाया हाइपोथेसिस के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी किस तरीके की है, वो एक जीवित प्राणी के रूप में, उसको हमें ऑर्गेनिक रूप में समझना पड़ेगा। जब तक हम उसको ऑर्गेनिक रूप में जीवित प्राणी के रूप में नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक हम प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, पृथ्वी को नहीं समझ पाएंगे। तो गाया हाइपोथेसिस की जो अवधारणा, बायोसेंट्रिक जो इक्वलिटी की अवधारणा है, डिसेंट्रलाइजेशन की जो अवधारणा, इस तरह के नए प्रतिमानों को स्थापित करने का डीप इकोलॉजी है वो प्रयास करता है। और जो मशीनीकृत जो दृष्टिकोण है, जो अणुवादी दृष्टिकोण है, जो भागों के रूप में प्रकृति का अध्ययन करता है, एक मशीन के रूप में प्रकृति का अध्ययन करता है, उसको डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म करने की बात करता है और उसकी जगह नए पैराडाइम स्थापित करने का डीप इकोलॉजी समर्थन करता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ग्रीन आइडियोलॉजी के जो प्रकार है उसको समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी विद्वान हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि एनवायरमेंटलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है 2 व्याख्यानों के माध्यम से इसकी जो मौलिक बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।